नमस्कार साथियों, लर्न विद तंवर सर में आपका पुनः हार्दिक स्वागत। मैं बालचंद तंवर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे जो हिंदी व्याकरण का जो हमारा विकारी शब्द विशेषण चल रहा था, इस विकारी शब्द विशेषण में हमने विशेषण के बारे में लगभग संपूर्ण बातचीत अपन ने कर ली है। लगभग हमारी जो बातचीत है लगभग पूरी हो चुकी है। ये जो अंतिम जो हमारी क्लास रहने वाली है हमारे विशेषण के ऊपर, उसमें मैंने आपको जब अंतिम क्लास बताया, जब अंतिम क्लास में हमने इसके सभी प्रकारों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की थी, तब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इस क्लास में विशेषण से संबंधित कुछ विशेष तथ्यों के बारे में अपन बात करेंगे। ऐसे तथ्य जो हमें हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में छोटे छोटे प्रश्नों के रूप में हमारे सामने आते हैं, लेकिन हम उनसे अवगत नहीं होते हैं और हम हमारे प्रश्न को क्या कर देते हैं, गलत कर बैठते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि हम किसी भी चीज़ को छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ के बारे में अपन वार्तालाप आराम से करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। विशेषण हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हम बात करेंगे जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। ये टॉपिक आपको किसी किताब में देखने को नहीं मिलेगा। विशेषण से संबंधित विशेष तथ्य, ये जब हम बार बार किसी चीज़ को लगातार पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें निष्कर्ष के रूप में सामने आती हैं। वही मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। विशेषण से संबंधित विशेष तथ्य। देखिए, हम इसमें दो तीन चीज़ों के बारे में थोड़ी विस्तार पूर्वक बातचीत करने वाले हैं, जिसके बारे में आपको अवगत हो तो अच्छी बात है, नहीं अवगत हो तो आप उसको ध्यान से सुनिएगा और ये चीज़ अपने बहुत ही काम रहने वाली है। देखिए, विशेषण से संबंधित विशेष तथ्य में सबसे पहले नंबर पर हम बात करने वाले हैं विशेषण की अवस्था के बारे में। विशेषण की अवस्था के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या बात करने वाले हैं, विशेषण की अवस्था के बारे में हम बात करने वाले हैं कि जो विशेषण है, जो विशेषण हमने पढ़ा है, इस विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं। अब अवस्था का मतलब तो आप जानते हो कि ये किस किस रूप में पाया जाता है। अवस्था का मतलब क्या होता है, अवस्था का मतलब होता है रूप, कि विशेषण किस किस रूप में पाया जाता है। तो ध्यान रखना, एक छोटा सा प्रश्न बन सकता है कि विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं। क्या प्रश्न बन सकता है, विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती है। तो हमारा जवाब रहेगा कि सर विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती है, तो हम बताएंगे कि विशेषण की अवस्था होती है 3। कितनी अवस्था होती है, विशेषण की 3 अवस्था होती है। विशेषण की कितनी अवस्था है, कोई पूछे कि विशेषण की कितनी अवस्था, तो विशेषण की 3 अवस्था। अब और आगे बढ़ेंगे तो कि सर 3 तो है, लेकिन 3 कौन कौन सी होगी, उनके नाम कौन कौन से होंगे, 3 कौन कौन सी होंगी। तो विशेषण की अवस्थाएं इसमें 3, और तीनों में पहली हमारी होती है, पहली मूलावस्था। मूलावस्था, देखिए ये मूलावस्था में संधि हो रही है, मूलधन अवस्था मूलावस्था, मूलधन अवस्था मूलावस्था। तो पहली अवस्था कौन सी है, मूलावस्था। दूसरी अवस्था कौन सी है, दूसरी अवस्था की हम बात करें तो दूसरी को हम कहेंगे मध्यमावस्था। दूसरी को हम कहेंगे मध्यमावस्था, और दूसरी को हम कहेंगे मध्यमावस्था, और तीसरी हमारी जो अवस्था हमारे सामने आती है वो होगी उत्तमावस्था। उत्तमावस्था। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई क्या। क्या हमें ये देखना है, सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछेगा कि विशेषण की अवस्था कितनी होती है। विशेषण की अवस्था कितनी होती है, तो विशेषण की हमारे सामने कितनी अवस्था होती है, विशेषण की हमारे सामने 3 अवस्था होती है। कौन कौन सी, मूलावस्था, मध्यमावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था, मध्यमावस्था, उत्तमावस्था और
हमारे मध्यमा अवस्था को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम कहते हैं उत्तरावस्था। यदि हमें कहीं पर मध्यमा अवस्था नहीं मिले तो हमें कहीं पर मान लो मध्यमा अवस्था ऑप्शन में नहीं मिले तो ध्यान रखना वहाँ कहीं ना कहीं आपको क्या देखने को मिलेगा, वहाँ आपको कहीं ना कहीं उत्तरावस्था देखने को मिलेगी। क्या विशेषण की अवस्था सर? तो विशेषण की अवस्था 3 प्रकार की, कौन कौन से, कितनी अवस्था? 3। पहली कौन सी? मूल अवस्था, दूसरी उत्तरावस्था जिसको मध्यमा अवस्था भी कहते हैं, और तीसरी उत्तमा अवस्था। अब देखिए सीधा सा तथ्य है कि सर ये तो अपने समझ में आ गई कि छोटा प्रश्न बनेगा, प्रकारों में से बनेगा तो हम बता देंगे, लेकिन क्या होती है मूलावस्था, क्या होती है मध्यमावस्था और क्या होती है उत्तमावस्था, ये भी हम जानेंगे। तो देखिए हम बात करें पहले नंबर पे, यदि हम बात करें मूलावस्था, कौन सी अवस्था? मूलावस्था। देखो इसको हम अगर थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करें, इसका वर्णिक विच्छेद करने की कोशिश करें, इसका शाब्दिक विच्छेद करने की कोशिश करें तो क्या आएगा? मूलधन अवस्था। क्या आएगा? मूलधन अवस्था। मतलब ऐसी अवस्था जो कैसी है? मूल है। जो कैसी है? मूल। मूल मतलब जैसी है वैसी की वैसी ही, जैसी है वैसी की वैसी। मूल किसको कहते हैं? मूल कहते हैं अपन जड़ को, मतलब जड़ जैसी है वैसी की वैसी। मतलब हम इसमें कह सकते हैं कि इस अवस्था, अब अवस्था क्या इसमें लिखते हैं ना, इसमें संज्ञा या सर्वनाम की अन्य से कोई तुलना नहीं होगी, नहीं होगी। मतलब विशेषण की जो मूलावस्था है, विशेषण की मूलावस्था मतलब मूल जैसी की जैसी, तो इसमें संज्ञा या सर्वनाम की अन्य से कोई तुलना नहीं होगी। मतलब कि अपन कह सकते हैं कि इसमें विशेषण कैसा होगा? तो इसमें विशेषण मूल रूप में होगा, मूल रूप में होगा। इसमें विशेषण किस में होगा? इसमें विशेषण मूल रूप में होगा। कि सर कैसे होगा विशेषण मूल रूप में? तो आप देखिए जैसे हमारे सामने उदाहरण है कि रमेश चतुर है। रमेश क्या है? चतुर है। रमेश क्या है? चतुर है। मतलब कैसा है? चतुर है। और हम कहें जैसे राम बुद्धिमान है। राम क्या है? बुद्धिमान है। तो इसमें राम की विशेषता क्या है? राम की विशेषता है कि वो कैसा है? बुद्धिमान है। रमेश की विशेषता क्या है? कि वो कैसा है? चतुर है। मतलब जैसा बुद्धिमान का बुद्धिमान ही रहेगा, चतुर का चतुर ही रहेगा। क्या लिखा हमने? कि मूलावस्था, और मूलावस्था इसमें संज्ञा या सर्वनाम की अन्य से कोई तुलना नहीं होगी। इसमें विशेषण किस रूप में होगा? इसमें विशेषण मूल रूप में होगा। इसमें विशेषण किस रूप में होगा? इसमें विशेषण मूल रूप में होगा। जैसे एक और अपन लिखें, जैसे एक और उदाहरण देखें अपन, गरिमा नाम की जो लड़की है ये क्या है? चालाक है। गरिमा नाम की लड़की क्या है? चालाक है। तो इसमें विशेषण कौन से में है? तो इसमें विशेषण मूल रूप में, मतलब इसमें किसी से कोई भी तुलना नहीं हो रही है, इसीलिए इसको क्या कहा गया? मूल अवस्था। मतलब मूल वो होता है जैसा है वैसा का वैसा ही। तो इसमें विशेषण कौन सी अवस्था में होगा? मूल अवस्था में होगा। अब इसका पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये बात अपने को ध्यान भी रखनी है। अब हम बात करते हैं विशेषण की दूसरी अवस्था, विशेषण की दूसरी अवस्था जिसको हमने नाम दिया था मध्यमा अवस्था, जिसको हमने क्या नाम दिया था? मध्यमा अवस्था, जिसको हमने नाम दिया था मध्यमा अवस्था, या फिर हमने इसका एक और नाम दिया था उत्तरावस्था। हमने इसका एक और नाम क्या दिया था? हमने इसका एक और नाम दिया था उत्तरावस्था, मध्यमा अवस्था या फिर उत्तरावस्था। ये विशेषण की दूसरी अवस्था हमारे सामने आती है कि सर इस वाली में क्या होगा। हम बात करें कि भाई इस वाली में क्या होगा, तो हमने कहा था कि मूल अवस्था में तो मूल रूप में रहेगा, ये दूसरे नंबर की अवस्था है, नाम से स्पष्ट है मध्यमा अवस्था। मध्यम मतलब बीच वाली, मध्यम मतलब क्या होता है? मध्य मतलब बीच वाली। तो इस अवस्था में क्या होगा? दो संज्ञा या सर्वनामों की परस्पर क्या होगी? तुलना। दो संज्ञा सर्वनामों की परस्पर में क्या होगी? तुलना। कौन सी में? मध्यमा अवस्था में दो संज्ञा या सर्वनामों की परस्पर क्या होगी? तुलना होगी। दो संज्ञा सर्वनामों की परस्पर तुलना कैसे होगी? जैसे देखिए, अब एक उदाहरण देखते हैं। जैसे राम रावण से बुद्धिमान था। राम रावण से बुद्धिमान था। देखो, दो राम और रावण, इन दोनों के बीच में क्या की जा रही है? तुलना। और इसमें कौन ज्यादा बुद्धिमान है? तो राम रावण से। राम बुद्धिमान है किससे? रावण से। मतलब दो संज्ञा शब्द राम और रावण, इन दोनों में आपस में क्या हो रही है? इन दोनों में आपस में तुलना हो रही है। और इनमें से बुद्धिमान कौन है ज्यादा? तो राम बुद्धिमान है। तो हम लिख सकते हैं, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात इसमें करते हैं कि सर इसमें और कैसे पता चलेगा? तो देखो, जब भी हम इससे बात करेंगे तो इसमें विशेषण शब्द से ठीक पहले, किससे? विशेषण शब्द। अब मेरे को बताओ कि ये संज्ञा है, ये वाली भी संज्ञा है, ये क्या है? हमारा विशेषण। ये क्या है? हमारा विशेषण। ये हमारा विशेषण है ना। और इस विशेषण से ठीक पहले किसका प्रयोग हो रहा है? से का प्रयोग हो रहा है। विशेषण से ठीक पहले किसका प्रयोग हो रहा है? विशेषण से ठीक पहले से का प्रयोग। तो हम इसमें लिखेंगे कि इसमें विशेषण से ठीक पहले किसका प्रयोग होगा? विशेषण से ठीक पहले से का प्रयोग होगा। विशेषण से ठीक पहले किसका प्रयोग होगा? से का प्रयोग होगा, जो हमने यहाँ पे देख भी लिया है ना। दूसरा, यहाँ तक की बात समझ में आ गई क्या? कि मध्यमा अवस्था जो होती है इसी को उत्तरावस्था भी कहते हैं। और इसमें विशेषण से ठीक पहले दो सर्वनाम शब्दों की आपस में क्या होगी? तुलना होगी। और इसमें विशेषण से ठीक पहले किसका प्रयोग होगा? इसमें विशेषण से ठीक पहले किसका प्रयोग होगा? विशेषण से ठीक पहले से का प्रयोग होगा। ये बात अपने समझ में आ गई। थोड़ा सा और इसमें आप आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं कि सर ये तो ठीक है, दो में तुलना हो गई, विशेषण से पहले ठीक शब्द का प्रयोग भी हो गया, लेकिन इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना। इसमें एक और चीज़ क्या ध्यान रखने वाली है कि ध्यान रखना इस अवस्था में
इस अवस्था में या इस अवस्था को बनाने के लिए इस अवस्था को बनाने के लिए तर या तरा, ध्यान रखना इस चीज को, इस अवस्था को बनाने के लिए तर या तरा प्रत्यय का प्रयोग भी किया जाता है। इस अवस्था को बनाने के लिए तर या तरा प्रत्यय का प्रयोग भी किया जाता है, लेकिन कहाँ? तो थोड़ा सा और अपन इसको मॉडिफाई करेंगे। देखिए, बनाने के लिए भाई हमने ये तो समझ लिया कि तर या तरा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, लेकिन कहाँ करेंगे? इस अवस्था को बनाने के लिए विशेषण के ठीक बाद में कहाँ पे करेंगे? विशेषण से ठीक बाद में। विशेषण से ठीक बाद में किसका प्रयोग करेंगे? विशेषण के ठीक बाद में तर या तरा प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। तर या तरा प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान रखना, ये तर या तरा प्रत्यय क्या है कि हमारी जो मूल भाषा संस्कृत है, हमारी मूल भाषा जो संस्कृत है, इस मूल भाषा में एक प्रत्यय चलता है, उसका नाम है तरप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? तरप प्रत्यय। और तरप प्रत्यय जहाँ प्रयोग होता है वहाँ पर संस्कृत में पंचमी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति। और इस पंचमी विभक्ति में जो है किसी दो संज्ञा या सर्वनाम को या दो व्यक्तियों की परस्पर तुलना जहाँ की जाती है वहाँ पे तरप प्रत्यय होता है, और तरप प्रत्यय में पंचमी विभक्ति होती है। और इस तरप का क्या शेष रहता है? इस तरप का तर शेष रहता है और तरा शेष रहता है। तर को हम पुल्लिंग के लिए प्रयोग करते हैं और तरा को हम किसके लिए? स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करते हैं। यहाँ से हमने इसको निकाला। बात समझ में आ गई? तो अब हमारे सामने स्थिति क्या बनी कि सर स्थिति ये बनी कि दो के बीच में, जैसे कविता सुनीता से क्या है? श्रेष्ठ तरा है। क्यों तरा क्यों लिखा मैंने? क्योंकि मैंने अभी बताया था कि तर प्रत्यय का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पुल्लिंग के लिए किया जाता है। और तरा प्रत्यय का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है। कविता और सुनीता पुल्लिंग है, इसलिए क्या आया? तरा। अगर आता गोपाल सुरेश से दीर्घ तरह है। क्या है? दीर्घ तरह मतलब बड़ा। दीर्घ तरह मतलब क्या होता है? दीर्घ तरह का मतलब क्या होता है? बड़ा। दीर्घ तरह का मतलब क्या होता है? बड़ा। दीर्घ तरह का मतलब क्या है? बड़ा। या तो ऐसे है ना, लेकिन देखो यहाँ पर से शब्द का प्रयोग भी हो गया। यहाँ पर किसका प्रयोग हो गया? से। तो अपन इसमें ये ध्यान रखना कि अगर हम चाहें तो इसको हम केवल एक व्यक्ति को लेकर के डायरेक्ट अपन किसका प्रयोग कर सकते हैं? तर या तरा का प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। जिसमें देखिए कैसे होगा कि सुरेश श्रेष्ठ तरह है। सुरेश क्या है? श्रेष्ठतर है। सुरेश क्या है? श्रेष्ठतर है। जैसे कविता श्रेष्ठतरा है, इसको भी अपन कर सकते हैं।
ध्यान रखना दोनों, ये भी ध्यान रखना है और ये भी ध्यान रखना है। तो जो हमारी मध्यमावस्था है, मध्यमावस्था में क्या होगा कि मध्यमावस्था में दो संज्ञा सर्वनाम में के आपस में तुलना होगी, है ना, और विशेषण से ठीक पहले से का प्रयोग होगा और विशेषण के ठीक बाद में तर या तरा प्रत्यय का प्रयोग होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आती है हमारे सामने हमारी विशेषण की तीसरी अवस्था, जिसको हमने नाम दिया उत्तमावस्था। विशेषण की तीसरी अवस्था जिसको हमने नाम दिया उत्तमावस्था। और उत्तमावस्था में क्या होगा कि उत्तमावस्था में क्या होगा, मूल अवस्था में किसी से कोई तुलना नहीं, मध्यमावस्था में दो संज्ञा सर्वनामों में तुलना। उत्तमावस्था का मतलब होता है कि जब बहुत सारे लोगों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाए, जब बहुत सारे लोगों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाए तो वहाँ विशेषण की कौन सी अवस्था होती है, वहाँ विशेषण की उत्तमावस्था होती है। जब बहुत सारे लोगों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाए तो वहाँ विशेषण की कौन सी अवस्था होती है, तो वहाँ विशेषण की उत्तमावस्था होती है। बिल्कुल। तो क्या होगा कि बहुत से लोगों में से या एक की तुलना सभी से। अपन व्यवस्थित करते हैं कि एक की तुलना सभी से। भाई एक की तुलना सभी से अपन करेंगे तो वहाँ पर कौन सी अवस्था होगी, तो एक की तुलना जब अपन सभी से करेंगे वहाँ पर विशेषण की उत्तमावस्था होगी, विशेषण की उत्तमावस्था होगी। और इस अवस्था को बनाने के लिए क्या होगा, तो इस अवस्था को बनाने के लिए, इस अवस्था को बनाने के लिए, इस अवस्था को बनाने के लिए हमें दो प्रकार के काम करने हैं। इस अवस्था को बनाने के लिए हमें क्या करने हैं, दो प्रकार के काम करने हैं। एक तो क्या, एक तो ये जो विशेषण है हमारा, इस विशेषण से पहले, इस विशेषण से पहले किसका प्रयोग करेंगे, इस विशेषण से पहले सबसे शब्द का प्रयोग करेंगे। कौन से शब्द का, सबसे। इस विशेषण से ठीक पहले किसका प्रयोग करेंगे, सबसे शब्द का प्रयोग करेंगे, है ना। जैसे मैं यहाँ उदाहरण लिख देता हूँ, कक्षा में सुमित सबसे बुद्धिमान है। कक्षा में सुमित सबसे बुद्धिमान है। कक्षा में सुमित क्या है, अब कक्षा में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, हमारी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, तो उसमें सुमित नाम का एक लड़का है, वो सबसे बुद्धिमान है। अब देखिए इसमें हम बात करें कि ये बुद्धिमान क्या है, विशेषण। बुद्धिमान क्या है, विशेषण। और इससे ठीक पहले किसका प्रयोग हो रहा है, सबसे। अब इससे हमें पता चल गया कि हमारी क्लास में जो सुमित है वो सबसे बुद्धिमान है, मतलब सबसे बुद्धिमान है। कौन सा, तो हमने क्या कहा कि विशेषण से ठीक पहले किसका प्रयोग करना है, ठीक पहले सबसे का प्रयोग करना है। विशेषण से ठीक पहले किसका, सबसे का। समझ में भी आ गई बात। इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। ये लीजिए ना, ठीक। अब दूसरा, अब और क्या करना है सर, तो और इसको करना है कि विशेषण के ठीक बाद और विशेषण के ठीक बाद एक प्रत्यय का हमें प्रयोग करना है, जिसको हम लिखेंगे तम या तमा। एक प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तम या तमा, है ना। तम प्रत्यय का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा, तो वही तम प्रत्यय का प्रयोग पुल्लिंग के लिए किया जाएगा
और तमा प्रत्यय का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा? स्त्रीलिंग के लिए किया जाएगा। किसमें? विशेषण की उत्तमा अवस्था में। विशेषण की उत्तमा अवस्था में। जैसे तो अब शुरू से देखिए, उत्तमावस्था एक की तुलना सभी से। इस अवस्था को बनाने के लिए पहले तो क्या करेंगे? विशेषण से ठीक पहले सबसे शब्द का प्रयोग करेंगे और विशेषण के ठीक बाद में तम या तमा प्रत्यय का प्रयोग हम करेंगे। तम या तमा प्रत्यय का प्रयोग हम करेंगे। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। जैसे तम या तमा प्रत्यय का सर उदाहरण क्या होगा? जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठतम है। श्रेष्ठतम है। कवियों में कालिदास क्या है? श्रेष्ठतम है। कवियों में कालिदास क्या है? श्रेष्ठतम। बहुत सारे कवि हैं, बहुत सारे कवि हैं, उन बहुत सारे कवियों में कालिदास जो है वो कालिदास क्या है? वो श्रेष्ठतम है। कालिदास क्या है? श्रेष्ठतम है। देखिए पुल्लिंग है कवि, सॉरी कालिदास पुल्लिंग है, इसलिए किसका प्रयोग हुआ? तम का। और इसका अपन एक और उदाहरण अगर अपन देखें तो अप्सराओं में इंद्राणी। इंद्राणी श्रेष्ठतम है कि श्रेष्ठतमा है? श्रेष्ठतमा है। अप्सराओं में इंद्राणी क्या है? अप्सराओं में इंद्राणी श्रेष्ठतमा है और इंद्राणी स्त्रीलिंग है, इसलिए किसका प्रयोग हुआ है? तमा का प्रयोग हुआ है। ये तक बात समझ में आ गई? ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारी जो विशेषण की जो अवस्था है तीनों, वो पूरी हो गई। विशेषण की जो तीनों अवस्था हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए मैं आपके सामने जो हमने विशेषण की तीनों अवस्था रखी है, इसका मैं आपके सामने एक सार प्रस्तुत करता हूँ। हम इसको एक सार के रूप में अपन लिख लेंगे। देखिए जैसे सार, इसका सार क्या होगा? देखो सबसे पहले अपने पास अवस्था कितनी? 3। पहली कौन सी? मूलावस्था। पहली कौन सी? मूलावस्था। दूसरी कौन सी? मध्यमावस्था। और इसी को अपन ने नाम क्या दिया? उत्तरावस्था। थर्ड नंबर पे कौन सी है? उत्तमावस्था। थर्ड नंबर पे कौन सी है? उत्तमावस्था। अब देखिए ये दूसरी हो गई और ये तीसरी। बिल्कुल पूरा जो अपन ने भी पढ़ा है उसको पूरे को एकदम अपन सार के रूप में अपन एकदम कर लेंगे। देखिए देखो अब इसमें क्या था? तो इसमें विशेषण किसमें था? मूल रूप में। किसमें? मूल रूप में, ना? मतलब कोई तुलना नहीं, अपन कह सकते हैं कोई तुलना नहीं। कोई तुलना नहीं। विशेषण किसमें था? मूल रूप में, है ना? देखो इसमें क्या है? 2 की आपस में तुलना। आपस में तुलना। 2 की आपस में तुलना। और यहाँ क्या थी? 1 की तुलना सभी से। 1 की तुलना सभी से। देखिए आगे बात समझ में, है ना? अब क्या आता है? अब देखो ये हमारा पहला आ गया। अब दूसरा इसमें मूल रूप में होगा। जैसे मूल रूप में होगा तो जैसे हमारे सामने आता है निम्न। जैसे हमारे सामने क्या आता है? निम्न। या हमारे सामने जैसे आता है श्रेष्ठ। क्या आता है? निम्न या श्रेष्ठ। यहाँ की 2 से तुलना होगी, यहाँ पे 2 से तुलना होगी। तो हमने कहा था कि विशेषण से ठीक पहले से का प्रयोग और विशेषण के ठीक बाद तर या तरा का प्रयोग। जैसे निम्न तो इसका आएगा से निम्न। से निम्न क्या आएगा? से निम्न। और नीचे वाले का क्या आएगा? से श्रेष्ठ। से निम्न, से श्रेष्ठ। और इधर क्या आ जाएगा? तर या तरा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो निम्नतम
निम्नतम और निम्नतर है ना, निम्नतर, और इधर आएगा श्रेष्ठतर, निम्नतर और श्रेष्ठतर है ना। और क्या, इसके बाद जैसे यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ तम या तमा, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ ना इसमें, तम या तमा, और इससे पहले सबसे, इससे पहले सबसे, और इन दोनों के बीच में क्या रहेगा, इन दोनों के बीच में हमारा था विशेषण, इन दोनों के बीच में हमारा क्या था, इन दोनों के बीच में हमारा था विशेषण। देखो इन दोनों के बीच में हमारा विशेषण, ये बात आपको समझ में आ गई। और इस वाले में क्या था, तो कि सर इस वाले में था, इस वाले में था कि आगे से का प्रयोग, आगे से का प्रयोग, बीच में हमारा विशेषण, और बाद में तर या तरा का प्रयोग, बाद में तर या तरा का प्रयोग है ना। और इसका अपन उदाहरण की बात कर लेते हैं, जैसे सबसे निम्न, और इसका बनेगा निम्नतम, सबसे श्रेष्ठ, और इसका बनेगा श्रेष्ठतम, क्या बनेगा, श्रेष्ठतम। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये हमारा सार है किसका, ये हमारा सार है, ये हमारा सार है विशेषण की अवस्थाओं का। अब ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हमारा जो अंतिम बिंदु बचता है विशेषण में, हम उसको पूरा करेंगे और हमारी विशेषण की क्लास को हम जो है समापन करेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। विशेषण की अवस्था अपन ने पढ़ ली है, और अब हमारा जो अंतिम जो छोटा सा विशेषण के विशेष तथ्यों में आता है वो आता है उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण, देखिए हम इसमें जानते क्या हैं कि हम ये जानते हैं कि विशेषण क्या होता है, तो विशेषण के बारे में हम जानते हैं। हमें क्या जानना है कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। ध्यान रखिए, हम जब भी कोई वाक्य लिखते हैं, जब भी हम वाक्य की संरचना जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि जब हम कोई भी वाक्य लिखते हैं तो वाक्य में तीन चीज़ें हमारे सामने होती है। क्या होती है, हमारे सामने होता है कर्ता, हमारे सामने होता है कर्म, और हमारे सामने होता है क्रिया। ये तीन चीज़ें, कोई सकर्मक वाक्य है तो सकर्मक वाक्य में तीन चीज़ें हमारे पास में होंगी, कर्ता, कर्म और क्रिया। और यदि कोई अकर्मक वाक्य है तो उसमें हमारे सामने कर्ता और क्रिया में देखने को मिलेगी। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए कि इनका संबंध क्या है सर, तो ध्यान रखिए कि उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है, क्योंकि हम विशेषण के बारे में हम विशेषण के बारे में जानते हैं। तो देखिए कि वाक्य में प्रयुक्त जो कर्ता होता है, कौन, वाक्य में प्रयुक्त जो कर्ता होता है वो क्या कहलाता है, उद्देश्य कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त क्या, वाक्य में प्रयुक्त जो कर्ता होता है, वाक्य में प्रयुक्त कर्ता को क्या कहा जाता है, उद्देश्य कहा जाता है। और कर्म और क्रिया जो वाला भाग है,
इसको क्या कहा जाता है, विधेय कहा जाता है। मतलब किसी वाक्य में प्रयुक्त जो कर्ता होता है उसको क्या कहा जाता है, उद्देश्य कहा जाता है, और कर्ता के बारे में कही गई जो बात होती है उसको क्या कहते हैं, उसको विधेय कहते हैं। बात समझ में आ गई कि किसी भी जो वाक्य है उसमें जो कर्ता होता है वो तो उद्देश्य होता है, और उसके बारे में कही गई जो बात है, भाई कर्म और क्रिया किस पे आधारित होती है, कर्ता पे, तो इसके बारे में जो बात होगी इधर आएगी है ना, तो ये क्या कहलाएगा, तो ये तो हो गया कर्ता, क्या कहलाएगा, उद्देश्य, और इसके बारे में कहा गया जो कथन है ये क्या कहलाएगा, विधेय। क्या कहलाएगा, विधेय। तो कर्ता के बारे में कहा गया कथन विधेय कहलाएगा, और कर्ता खुद क्या कहलाएगा, उद्देश्य। ये बात समझ में आ गई, ये बेसिक बात है ना। तो अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है कि भाई वाक्य में प्रयुक्त कर्ता को क्या कहते हैं, उद्देश्य, ये केवल याद रखने वाली चीजें हैं। अब देखिए जैसे मैं आपके सामने एक वाक्य लेकर आता हूं, अपन इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ना। अब देखिए जैसे राम खाना खाता है, राम खाना खाता है। अब देखिए राम क्या है, हम जानते हैं कि इस वाक्य में राम क्या है, हमारा राम हमारा कर्ता, ये हमारा कर्ता हो गया। खाना क्या है, हमारा कर्म हो गया, और खाता क्या हमारी क्रिया हो गई। समझ गए बात, ये हो गया। अब मैंने कहा था कि वाक्य में प्रयुक्त कर्ता क्या होता है, उद्देश्य, मतलब ये कर्ता हमारा क्या हो गया, उद्देश्य, ठीक है। कर्ता हमारा क्या हो गया, उद्देश्य। कर्म हमारा क्या हो गया, कर्म भी हमारा क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गए, विधेय। दोनों क्या हो गए, विधेय। उद्देश्य विधेय तो समझ में आ गया, उद्देश्य विधेय तो समझ में आ गया। अब देखो ये जो उद्देश्य विशेषण है, उद्देश्य विशेषण है, ध्यान रखना उद्देश्य विशेषण कहाँ आएगा, ध्यान रखना उद्देश्य विशेषण कहाँ आएगा। तो अपने को ध्यान क्या रखना है कि उद्देश्य है ना, इस उद्देश्य के ठीक पहले, इस उद्देश्य के ठीक पहले क्या आएगा, उद्देश्य विशेषण। इस उद्देश्य के ठीक पहले क्या आएगा, उद्देश्य विशेषण, और जो पीछे वाले विधेय हैं उसमें विधेय, इसके जस्ट बाद क्या आएगा, विधेय। क्या आएगा, विधेय, और विधेय का क्या आएगा, विशेषण। विधेय का क्या आएगा, विशेषण। आगे बात समझ में। एक अपन वाक्य से इसको समझते हैं, जैसे बुद्धिमान बालक धार्मिक पुस्तक पढ़ता है। बुद्धिमान बालक धार्मिक पुस्तक पढ़ता है। अब सबसे पहले तो ये छाटो कि सर इसमें क्या है, कि इसमें उद्देश्य क्या है, तो कौन है, बालक। ये तो हमारा क्या हो गया, कर्ता है ना, क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, ये हमारा क्या हो गया, कर्म, और पढ़ना क्या हो गया, हमारी क्रिया। ये तीन चीजें समझ में आ गई। हम ये जानते हैं कि सर कर्ता है, कर्ता को ही हमने क्या कहा, कर्ता को ही हमने उद्देश्य कहा, तो ये हमारा क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। और ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों हमारे क्या हो गए, विधेय। ये दोनों क्या हो गए, विधेय। अब देखिए मैंने क्या कहा था कि उद्देश्य के बारे में कहा गया कथन विधेय होता है ना, और हमें ध्यान क्या रखना है, हमें उद्देश्य को ध्यान रखना है। उद्देश्य से ठीक पहले जिसका प्रयोग होगा वो क्या होगा, उद्देश्य विशेषण। बालक की विशेषता है कि वो कैसा है, बुद्धिमान। बालक की विशेषता वो कैसा है, बुद्धिमान। मतलब ये बुद्धिमान क्या हो गया, ये हो गया उद्देश्य विशेषण। ये तो क्या हो गया, उद्देश्य विशेषण। धार्मिक पुस्तक, पुस्तक की विशेषता कैसी है, वो धार्मिक। तो कर्म क्या है, विधेय, तो ये धार्मिक क्या हो गया, विधेय विशेषण। क्या हो गया, विधेय विशेषण। और अगर मैं यहाँ पे लिख देता कि बहुत तेज पढ़ता है, तो फिर ये क्या हो जाता, ये भी विधेय का विशेषण। तो ध्यान रखना कि उद्देश्य के, सॉरी, ये ध्यान रखना
कि उद्देश्य विशेषण हमेशा कहाँ आएगा, उद्देश्य के पहले, और उद्देश्य के बाद में आने वाला जो भी विशेषण होगा वो हमेशा विधेय विशेषण होगा, चाहे वो कर्म का या क्रिया का, किसी की विशेषता होता है। आगे बात समझ में, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। तो ये थी, जैसे मान लो एक शब्द के सर ठीक है, यहाँ तक ठीक है, एक शब्द आता है, एक वाक्य आता है कि मोहन होशियार है। क्या है? मोहन या फिर समर होशियार है, समर होशियार है। दिए गए वाक्य में बताइए कि उद्देश्य विशेषण क्या है। दिए गए वाक्य में क्या कोई समर की विशेषता है कि वो कैसा है, होशियार है, तो सर ये विशेषता तो इसकी बता रहा है, तो क्या ये उद्देश्य विशेषण होगा क्या? ध्यान रखना, यह उद्देश्य विशेषण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि समर क्या है, उद्देश्य है। समर क्या है, उद्देश्य है। लेकिन हमेशा उद्देश्य विशेषण का आता है, उद्देश्य विशेषण उद्देश्य से पहले आता है, बाद में आया तो ये क्या होगा, विधेय विशेषण। विधेय विशेषण क्या होगा, विधेय का विशेषण। यहां पर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा नहीं कि सर पीछे विशेषता लिखी हुई है तो वो उद्देश्य विशेषण हो जाएगा क्या, क्योंकि समर की विशेषता है कि होशियार है, तो ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने जो पढ़ा है, मैं आपको एक और बार लिख के बता देता हूं कि ध्यान रखना है किसको, ध्यान रखना है उद्देश्य को। उद्देश्य को हम ध्यान रखेंगे, और उद्देश्य के पहले आने वाला, उद्देश्य का विशेषण और उद्देश्य के बाद में आने वाला विधेय का विशेषण। विधेय का विशेषण, ये बात आपको, ये वाला जो सार है, ये सार रूप आपको उद्देश्य और विधेय विशेषण के बारे में ध्यान रखना है। ये हमारी जो सर्वनाम की जो क्लास थी, सॉरी विशेषण की जो हमारी क्लास थी, ये विधिवत तरीके से पूर्ण होती है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, आपके पास बुकलेट होगी, उसमें आप निकाल के देख लीजिए, लगभग 100% आप प्रश्नों के उत्तर आप आराम से दे पाएंगे। बस शर्त यह है कि आपने अच्छे से मेरी बात को सुनी हो, अच्छे से आपने नोट्स बनाए हों, और अपने नोट्स को पढ़िए, रिवीजन करिए बार बार, और जो प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न हैं, जो नए भी मॉडल पेपर आ रहे हैं, उनको आप निकालिए और अपनी सफलता में एक नया जो है अध्याय आप जोड़िए और आप सफल होइए। मैं बस यही चाहता हूँ कि आप सफल हों और आपके साथ साथ मैं भी सफल हूँ। इसी के साथ हमारी आज की जो क्लास है हम इसको यहीं विराम देंगे, और तैयारी करते रहिए, जुड़े रहिए, और अपनी तैयारी और अपने मित्रों को भी आप बताइए, और अपने लर्न विद तंवर सर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।